Good morning, dear students. Dear students, we are doing the lesson Introduction to Business and Commercial Knowledge. So, dear students, you had already talked about the economic activities. Under the economic activities, we had checked out, we have the business, profession, and employment. Now, let's see some of the special features of business. So, बच्चे, you all know now that business is systematic and organized. कोई भी बिज़नेस तब तक नहीं चल सकता जब तक कि वो ऑर्गेनाइज नहीं होता. तो इसीलिए हमारे को ये बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए कि बिज़नेस शुड बी परफेक्टली ऑर्गेनाइज, ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें और हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट भी ना हो बाय पर्सनल और सम अदर कंसर्न्स. नेक्स्ट इज सब सिस्टम कॉन्सेप्ट. बिजनेस के अंदर वी हैव एन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, राइट. अब यहाँ पर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिंग पार्ट्स हैं. इज दैट क्लियर? सो ऑल द पार्ट्स आर बेसिकली द सब सिस्टम्स एंड दे मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस. लाइक सेल्स मैनेजर अलग है बिजनेस के अंदर, ओके, यू हैव अ प्रोडक्शन मैनेजर इज़ डिफरेंट. सो इसी तरीके से जब हम लोग चेकआउट करते हैं तो इसका मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एक ओवरऑल सिस्टम को बनाते हैं. Next is interdependence. Business draw its resources, that is factors of production, from the society. तो इसका क्या मतलब हो गया कि business particularly interdependent है for the sale of its goods and services, for its factors of production on the society. So business is an open system interacting with environment. Is that clear? So dear students, you know it very well that business has multiple stakeholders. बहुत सारे stakeholders हैं business के अंदर. Like there can be the stakeholders who are the owners, who are the investors, who are the lenders, employees, customers. इतने सारे लोग यहाँ पर business के अंदर involve होते हैं. नेक्स्ट इज कस्टमर फोकस. कोई भी बिजनेस को अगर आप लोगों को यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना है तो हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर्स को देना पड़ेगा. वी हैव टू वर्क फॉर द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर्स एंड दैट कैन बी डन ओनली थ्रू योर प्रोडक्ट क्वालिटी, थ्रू योर सर्विस, डिलीवरिंग वैल्यू फॉर मनी. एंड अगर ये है देन ओनली द बिजनेस कैन ग्रो वेल. नाउ बच्चे, लेट्स मूव अहेड. ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. आपको पता है कोई भी बिजनेस होता है उसका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इज दैट क्लियर? सो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है एंड बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव आजकल हम लोग देखते हैं दैट इज पर्टिकुलरली द प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? सो प्रॉफिट इज पर्टिकुलरली ओन्ड बाय अ बिजनेसमैन. इज दैट क्लियर? लेकिन एक बात का याद रखना कि प्रॉफिट एक बिजनेसमैन को कब मिलता है, जब वो अपनी रिसोर्सेज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करे उनकी सबकी पेमेंट कर दें. हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है ना भी हो, बट एवरी बिजनेस फर्म इज वर्किंग टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. इज दैट क्लियर? एंड डू रिमेंबर, प्रॉफिट तभी मैक्सिमम होगा अगर कॉस्ट के बीच में और रेवेन्यू के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है. Right? Next is job creator. You know it very well. Business is an institution, is a source of subsistence directly to the business owners and employees and indirectly to all those who derive opportunities from it. तो एक business के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं. So that's why we say that it is a job creator. Next is economic growth. But economic growth is represented by increase in country's GDP, that is value of all the goods and services produced in a country during a particular period. So you should be remembering कि हमारे को कोई भी बिजनेस करना है तो हमारे को Y, Q और N का अचीवमेंट करना है, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, एंड टुगेदर वी कॉल देम द GDP. इज दैट क्लियर? और आप इसको कैसे कर सकते हो? कैन बी डन थ्रू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो उससे इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, आउटपुट ज़्यादा जनरेट होगी और इन टर्न आप लोग एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा जनरेट करोगे. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. बच्चे, whenever we talk about the investments ना, you should be remembering that investment एक sizable investment होनी चाहिए. It's basically interrelated to what I was actually taking it up. Is that clear? मतलब जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है, in a same manner इन्वेस्टमेंट भी है. इन्वेस्टमेंट हमारे को एक sizable इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑफ फंड्स इन द फिक्स्ड एसेट्स. मतलब हमारे को अपने एसेट्स को इम्प्रूव करना है. अगर कैपिटल एसेट्स इम्प्रूव होंगे तभी हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आए. इज़ दैट क्लियर? अगर अभी भी आप पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठे हो देन द ग्रोथ कैन नॉट बी देयर. इज़ दैट क्लियर? वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, हम लोगों को बहुत खर्चा होगा क्योंकि हम लोग वहाँ पर पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. सो वट एवर यू डू, योर मशीन शुड बी मॉडर्नाइज, योर एक्सपेंशन शुड बी देयर, स्केल ऑफ बिजनेस शुड बी वाइडन, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिविटी का ध्यान हमें रखना पड़ेगा. Now dear students, let's see the gestation and uncertainties. But investment takes time to fructify and yield the results. Is that clear? आप ये मत सोचिए कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो and tomorrow you can reap your fruits here. No, we cannot reap the fruits tomorrow only. इन्वेस्टमेंट आज करिए तो कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को जब आप करते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका एक मिनिमम जेस्टेशन पीरियड होता है. व्हाट इज़ जेस्टेशन पीरियड? कि आज अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी तो वो फ्यूचर में कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद आपको रिजल्ट्स मिलेगा. अगर आज सीड भी हम लोग यहाँ पर उगाते हैं बच्चे, तो उसको भी एक बहुत अच्छा ट्री बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं. तो इन द सेम मैनर देयर इज़ अ जेस्टेशन पीरियड. इज़ दैट क्लियर? अब यू शुड बी ऑल्सो रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट यहाँ पर इट इज़ अनसर्टेन वेदर इट विल यील्ड द रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड. और ये भी कोई श्योर नहीं है कि अगर आज आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये जो आप लोगों को रिजल्ट्स देगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होंगे. बच्चे इट इज़ नॉट नेसेसरी. क्यों? क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं. अनसर्टेनिटीज़ रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल्स, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू योर, you could be saying related to your finances. Any problem can be there. So risk and uncertainty basically go together in one particular business, right? So these were some special features of the business. Now dear students, we take up the business enterprise ownership. Whenever we talk about the business ownership ना, तो दो तरह की ओनरशिप्स होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट. अब प्राइवेट ओनरशिप भी दो तरह की होगी, कॉर्पोरेट एंड इट इज़ नॉन कोऑपरेट. वैसे तो आप लोगों ने ये बिजनेस ओनरशिप्स अपने बिजनेस के लेसन्स में भी करी होगी, बट स्टिल वी आर गोइंग टू गो फॉर दैट. सो प्राइवेट ओनरशिप भी दो तरह की होती हैं. इट इज़ अ कॉर्पोरेट फॉर्म. कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एंड वन इज इन द नॉन कोऑपरेट फॉर्म. इज दैट क्लियर? सो कॉर्पोरेट फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स इज कंपनी एंड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. And non-cooperate form is sole proprietorship, Hindu undivided family, and some other partnerships here, right? So we are going to study all these types. Dear students, let's discuss about the business ownership. When I talk about the business ownership, so business may be owned singly or jointly, और इसी के साथ business can be shared or joint ownership also. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम सिंगल ओनरशिप की बात करते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइज्ड जो बिजनेस होगा, इट्स ऑर्गेनाइज्ड एज सोल प्रोपराइटर कंसर्न. इज दैट क्लियर? कैसे ऑर्गेनाइज होगा? सोल प्रोपराइटर कंसर्न. और अगर आप लोग शेयर्ड और जॉइंट ओनरशिप की बात करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी. बच्चे अगर तो एक सिंगल ओनरशिप है तो ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिलोंग ओनली टू अ सिंगल ओनर. लेकिन अगर शेयर्ड या जॉइंट ओनरशिप है तो प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमंगेस्ट मैनी पीपल, जैसे कि पार्टनर्स के बीच में. इज़ दैट क्लियर? अगर तो आप लोगों की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में. इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों ही शेयर होते हैं. नेक्स्ट इज सिंगल ओनरशिप. सिंगल ओनरशिप हैज़ एडवांटेजेस लाइक पर्सनल इंटरेस्ट. आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर काम करोगे. यहाँ पर क्विक डिसीजंस ले लेंगे हम लोग. इट इज़ आइडियल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस. इज दैट क्लियर? लेकिन वेन एवर आई टॉक अबाउट अ जॉइंट ओनरशिप, इट इज़ अ शेयर्ड ओनरशिप हैज़ एडवांटेजेस लाइक पूलिंग ऑफ कैपिटल. अगर आप लोगों ने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इतना पैसा आपके पास नहीं है, तो आप लोग 3 या 4 लोग पूल इन कर सकते हो, पैसा इकट्ठा मिलके डाल सकते हो. रिस्क शेयर हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट्स भी शेयर होते हैं तो लॉसेस भी ऑटोमेटिकली शेयर होंगे. इट इज़ आइडियल फॉर द बिजनेस एंड ग्रोथ एंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस. ये बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार अब आप लोगों को वहाँ पे स्टॉपेज नहीं लग जाएगा कि आज तो पैसे ही नहीं है बिज़नेस में डालने के लिए और हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. एक के पास नहीं है तो दूसरे से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि सब लोगों ने इकट्ठा अमाउंट डालना है तो ऑब्वियसली अमाउंट जो डलेगा दैट वुड बी पर्टिकुलरली लीडिंग टू ग्रोथ. सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लार्ज स्केल ऑपरेशंस वर्कआउट करते हैं.
बच्चे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? यहाँ पर क्या डिसएडवांटेजेस हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारे की सारी लायबिलिटी रेस्ट ऑन जस्ट वन पर्सन. नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ बिजनेस पर्सन एंड बिजनेस, क्योंकि बिजनेस पर्सन ही तो अपना बिजनेस कर रहा है. इज दैट क्लियर? इट इज़ अनसूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, वी नो इट वेरी वेल. What are the disadvantages of joint ownership? बच्चे, when I talk about a joint ownership, you should remember lack of personal interest of management in decision making. राइट अब यहाँ पर क्या है, किसी का भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा मैनेजमेंट के अंदर, इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इन डिसीजन मेकिंग. एंड ऑफन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डिलेज इन डिसीजंस हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? व्हाई डिलेज इन डिसीजंस हो जाएंगे? क्योंकि एक पार्टनर है दूसरा नहीं है, तो हम अकेले बैठ के डिसीजन कैसे ले लें. सो ऑटोमेटिकली द वर्क की जो प्रोग्रेस है वो कई बार स्लो डाउन हो जाती है. Now, bache, let's see. Business may be organized as corporate or it may be the non-corporate enterprise. When I talk about a corporate, it is a private limited company. Is that clear? It includes the public companies, private companies like the limited liability partnership. Is that clear? Like some other companies. Companies के अंदर तो private और public दोनों ही आ गए बच्चे. लेकिन नॉन कोऑपरेटिव एंटिटी के अंदर सोल प्रोपराइटरशिप आ जाएगी. इज दैट क्लियर? इट वुड बी द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप. नाउ व्हाट आर द फीचर्स? यहाँ पर बच्चे कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर ना देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. मैनेजमेंट अलग होती है, ओनरशिप अलग होती है. लिमिटेड लायबिलिटी होती है, हर किसी की अपनी अपनी लायबिलिटी है क्योंकि हर किसी ने अपना लिमिट का अमाउंट इन्वेस्ट किया है. एंड परपेचुअल सक्सेशन. What do you understand by the perpetual succession? Succession depends upon, मतलब next कौन यहाँ पर head होगा, CEO होगा. It is all the decisions are taken on this, right? So ये मिलकर decision लेते हैं. अब यहाँ पर क्या आ गया? Non cooperative entity. What are the features? Participation of investor, owner or manager. Is that clear? पार्टनर इन डे टू डे बिजनेस डिसीजंस. बिजनेस डिसीजंस अगर आपको लेनी है ना बच्चे, तो हमारे को हर किसी की यहाँ पर पार्टिसिपेशन चाहिए. अनलिमिटेड लायबिलिटी, एवरीबडी इज हैविंग अ अनलिमिटेड लायबिलिटी हियर. एंड लैक ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस. यहाँ पर कोई लीगल एंटिटी स्टेटस नहीं है. नो डाउट इट इज़ रजिस्टर्ड. इज दैट क्लियर? एग्रीमेंट के थ्रू भी एग्रीमेंट हो सकती है, लेकिन इट हैज़ नो लीगल बेस. सॉरी. इज दैट क्लियर? Let's see the next point. Business ownership represents a bundle of rights. बच्चे, बिजनेस ओनरशिप के अंदर बहुत सारे राइट्स भी आ जाते हैं that accrue because a person has invested money into it, right? Let's see to it. Titular exclusiveness, that is use of trade name. हमारे को यहाँ पर आपको पता है ना, you have to take up a GST number also whenever you start with a business. Is that clear? बिजनेस के लिए हमारे को पहले उसके रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ते हैं. Right to derive the benefit or profit from the firm. Next is right to run the business that is managed and operated on a day to day basis. आपको अपने बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे मैनेज करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है. एंड इतना ही नहीं, राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड ट्रांसफर द ओनरशिप. इज दैट क्लियर? आप लोगों को अपनी ओनरशिप को भी डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है या आपको अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना पड़ता है. अब जैसे कि सपोज करो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो करता है, जो मेन हेड है पासेस अवे, तो उसके बाद नेक्स्ट eldest person would be getting this thing. Is that clear? मतलब वो कर्ता बन जाएगा. So this means यहाँ पर हमारे को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सक्सीड करेगा आफ्टर द ओनर्स डेथ. Is that clear? So this is what was the ownership. Let's start with the detail in sole proprietorship. जब भी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो इसको हम सोल ट्रेडर भी बोलते हैं. सोल मीन्स अलोन एक ही ट्रेडर है या प्रोप्राइटरशिप उसी के हैंड्स में है. A sole proprietorship is a type of particularly an enterprise. ये एक तरह का enterprise है बच्चे, जहाँ पर it is the owned and run by one person and in which there is no legal distinction between the owner and business entity. कोई भी legal distinction नहीं है किसके बीच में, यहाँ पर owner और business entity के बीच में. और you should always remember that यहाँ पर हम लोग इसको sole trader को ही proprietorship भी कहा जाता है. Now let's try to move ahead बच्चे. When we move ahead, यहाँ पर the next point is particularly
This forms or represents the business entrepreneurship in the purest form. ये business entrepreneurship in its purest form है. Why? Because only one person is particularly handling the whole of the business. Is that clear? What is it? सिर्फ एक बंदा ही है, वो ही owner है और वो ही अपने पूरे business activities को hold कर रहा है. Is that clear? You should remember sometimes this form is often served as self-employment. इसको हम self-employment. Like if you are running a shop, is that clear? You're running a showroom. Is that clear? वो अकेले आपका ही business है. So that is particularly known as what the sole proprietorship. Is that clear? The sole entrepreneur is regarded as an economic hero. An autonomous individual. Autonomous means a free individual जिसने किसी के rules और regulations के basis पे काम नहीं करना है, जो जितना भी काम कर रहा है, जितना भी output produce कर रहा है, जितना भी कर रहा है वो अपने basis के ऊपर कर रहा है. Is that clear? Uses the creativity and ingenuity in innovation. वो अपनी खुद की creativity को अपने business के अंदर लगा रहा है and खुद ही वो सारे risk को bear करता है और uncertainties को भी bear कर रहा है. Is that clear? Now what I just try to understand. It can be regarded as the easiest and the earliest form of business as a human occupation. Because whenever you start with a business, you start alone. अगर आपको अपने business को expand करना है, तब आपको कुछ ना कुछ पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे. लेकिन अगर आप लोग अपना बिजनेस अपने एक घर से चला रहे हो या आपके पास सिर्फ एक शोरूम है, देन यू आर द सोल प्रोपराइटरशिप ऑफ दैट बिजनेस. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी टू इट नाउ. और ये अर्लीस्ट फॉर्म है, डू रिमेंबर, एंड यू ऑल्सो कॉल इट व्हाट? द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. The owner is a direct control of all the elements and is responsible for finances, debts, loans, loss, everything. Yes, ये owner ही एक final और direct control रखता है किन elements के ऊपर. बच्चे you should be remembering that finances हैं तो उसी बंदे के हैं, उसी businessman के हैं. डेप्थ्स है तो उसी को बियर करने पड़ेंगे, लोन्स है तो लोन्स को चुकाना भी उसी को पड़ेगा, और अगर लॉसेस हो जाता है बिजनेस को तो लॉस भी उसी को बेयर करना पड़ेगा, द वन सिंगल पर्सन. इज दैट क्लियर? द सक्सेशन ऑफ ओनरशिप इज बेस्ड ऑन द विल और टेस्टामेंट. बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? मतलब अब आपके बाद इस मतलब आफ्टर इफ अ पर्सन डाइज, राइट, ही इज़ रनिंग अ सोल प्रॉपराइटरशिप एंड ही डाइज, तो अब जो उसकी विल में लिखा होगा, बच्चे विल क्या होता है? इट इज़ अ लीगल स्टेटमेंट जिसको हम लीगलाइज करवा लेते हैं, और वहाँ पर वो एक पर्सन जो है वो बताकर जाता है कि उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ किसके पास जाएगा. इज दैट क्लियर? सो जो सक्सेशन ऑफ ओनरशिप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? विल के ऊपर डिपेंड करती है. एंड इफ एनी इट्स प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रॉपराइटर बिफोर हिज डेथ, और जनरली इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बिफोर हिज डेथ ओनली, और बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी कहते हैं, राइट? सो लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन. एंड व्हाट इज दैट? दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करता है? बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स एन इन्वेस्टर इन द बिजनेस, मतलब वो ही इन्वेस्टर है और वो ही पैसे और बिजनेस को रन कर रहा है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ही इज़ एन हिज ओन इकोनॉमिक हीरो, ही इज़ देयर फॉर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी की होंगी, फाइनेंस से रिलेटेड, डेप्थ से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड. इतना ही नहीं, सक्सेशन ऑफ ओनरशिप भी विल के थ्रू पता चलेगी. क्लियर? सो दीज वर सम ऑफ द, we would be saying, features of the sole proprietorship. Now बच्चे let's see some of the merits. Merits क्या हैं? You should be remembering the entities are integrated with the communities they serve. Enjoy the people's trust. यहाँ पर अगर आप हो, ठीक है, इफ़ योर बिजनेस इज़ वेल नोन, तो सब लोग कहेंगे यार वी हैव ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन. हमने तो कोई भी सामान करना है, कोई भी कुछ प्रोडक्शन करवानी है तो इसी से करवानी है. हम लोगों ने अगर रिसोर्सेज भी लेने हैं या हम लोगों ने कोई रॉ मटेरियल्स भी लेना है, वो भी हमने इसी पर्सन से लेना है. बिकॉज यू सर्व अ गुड पोजिशन इन द सोसाइटी, और लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट है ड्यू टू योर बिहेवियर. इट्स इंटीग्रेटेड विथ कम्युनिटीज़ दे सर्व, तो इनको उस कम्युनिटी के अंदर इंटीग्रेट होकर रहना पड़ता है, जुड़ कर रहना पड़ता है. एंड दे प्रोवाइड द पर्सनलाइज सर्विसेज एज वेल. इज दैट क्लियर? पर्सन टू पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इज दैट क्लियर? Let's try to move ahead collectively. Sole proprietor enterprise make a tremendous contribution to country's GDP, employment, exports, since numerically these enterprises are the largest. अगर हम चेकआउट करें, सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर सोल प्रोपराइटरशिप्स हैं. सिंगल बिजनेसमैन होल्डिंग द कंप्लीट बिजनेस.
राइट। सो ऑटोमेटिकली ये एक्सपोर्ट्स को भी लीड करते हैं। अगर उनका बहुत बड़ा बिजनेस यूनिट है, बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता, चाहे स्मॉल बिजनेस यूनिट हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो ये लोग 10-20 लोगों को दे ही देंगे ना। और इतना ही नहीं, अगर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो दे कैन इवन सर्व सम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑल्सो। इज दैट क्लियर? सो बच्चा ये होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो ऐसी छोटी कंपनीज से, मतलब कंपनीज मतलब बिजनेस जो सोल प्रोपराइटर्स होते हैं, इनसे अपना सामान प्रोड्यूस करवाती हैं और फिर उसको आगे एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो इनडायरेक्टली ये लोग एक्सपोर्ट में भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोल प्रोपराइटर, जो हमारी सोल प्रोपराइटर फर्म्स होती है ना, दे आर एबल टू क्विकली अटेन अ कमर्शियल स्केल। ये कमर्शियल स्केल मतलब ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, दे कैन बी डूइंग इट एट अ कमर्शियल स्केल ऑल्सो, मतलब फॉर सेलिंग, राइट। एंड देयर इज़ अ सपोर्टिव एटमॉस्फेयर। पता है ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हमारे को इकोनॉमी की तरफ से बहुत सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिलता है फॉर द बिजनेस स्टार्टअप्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स। और यहाँ पर हमारे को ईजी लोन्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स का लेवल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज बच्चे, फॉर फाइनेंसिंग नीड्स सोल प्रोपराइटर रिलाई ऑन द पर्सनल सेविंग्स एंड एसेट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल नीड्स हैं, पहले तो ये लोग उतना ही अपना बिजनेस बढ़ाएंगे जितना फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और इनको पता होता है कि इन्होंने बहुत एक्सेसिव लोन्स भी नहीं लेने हैं। इज दैट क्लियर? अगर कुछ अमाउंट तक के लोन्स चाहिए तो वो लोन्स इनको ईजिली बैंक से प्रोवाइड हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि दिस इज़ अ ईजी वे, मतलब स्टार्टअप्स को बहुत बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो बच्चे जो सोल प्रॉपराइटर्स होते हैं ना, दे रिलाई ऑन द पर्सनल सेविंग्स। वो किस पे रिलाई करते हैं? अपनी पर्सनल सेविंग्स के ऊपर रिलाई करते हैं। इज दैट क्लियर? राइट। और इतना ही नहीं, अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपने पर्सनल एसेट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू अटेन माइक्रो फाइनेंस और बैंक फाइनेंस इन दी सिचुएशंस। इतना ही नहीं, बैंक फाइनेंस भी बहुत ईजिली मिल जाता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट इज़ पर्सनल इंटरेस्ट। जो सोल प्रॉपराइटर होता है ना, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इफ़ेक्टिवली वर्कआउट करने के लिए, उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो बहुत मन से लगाकर काम करता है। एंड लास्टली, देयर इज़ अ कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वन्स ओन बॉस। यू आर द बॉस। इज दैट क्लियर? वट एवर यू विल बी से, योर डिसीजन इज़ फाइनल। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इज दैट क्लियर? राइट। And there is ample scope for experimentation. आप whatever you want to experiment in your business, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या उसी प्रोडक्ट के साथ कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो यू आर फ्री टू डू दैट। आप अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के अकॉर्डिंग आप मूव कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स। सबसे बड़ा डीमेरिट, इट मे नॉट बी रजिस्टर्ड एज सच विद एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी like companies, LLPs, etc., which requires registration. ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक पार्ट है। इज दैट क्लियर? सो यू शुड बी रिमेंबरिंग, हमारा जो सोल प्रॉपराइटरशिप है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट, due to the unlimited liability in case of insolvency, the owner's personal assets are required to be used to meet the debt. अगर कोई भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब आपके ऊपर 2 या 3 करोड़ का कर्जा था लेकिन अब आप चुका नहीं पा रहे हो, तो आपके जो पर्सनल एसेट्स होंगे, वो पर्सनल एसेट्स को हमारे को यूज़ करना पड़ेगा, बैंक यूज़ करेगी डेप्ट को क्लियर करने के लिए। Sole proprietor entities are believed to also follow hire and fire policy. What is it? Hire करो, अगर काम हो गया, और ये अगर ढंग से काम नहीं करे तो यू फायर देम ऑफ। इज दैट क्लियर? अब जैसे कोविड-19 चल रहा है, जितनी भी ये बिजनेस फर्म्स होंगी बच्चे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का लेवल अब इस समय कम है, और कुछ तो इन्होंने अपनी कॉस्ट को कटेल करने के लिए भी अपने लेबरर्स वगैरह कम कर दिए होंगे। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे एम्प्लॉई वेलफेयर मेशर्स का लैक है। एम्प्लॉई वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ बेसिकली उनका वेलफेयर इतना ज़्यादा हाई अमाउंट से नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? Fourth point, fate of the concern is linked with the personal health and lifespan of an owner. Is that clear? मतलब how your company is going to work ahead. Is that clear? आप आपकी कंपनी एक्सेल करेगी या नहीं? बच्चे, you are the face of your company. अगर आप ही चले गए, आप ही की डेथ हो गई, तो कोई और तो आपके अलावा किसी और को जानता ही नहीं है। तो then what is going to happen to your company? Company is going to be ख़त्म, एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विसेज बहुत हाईली इम्पैक्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? बिकॉज एवरीबडी इज नोइंग द ओनर, और ओनर के बाद उनको पता ही नहीं हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन, और नेक्स्ट पर्सन की डीलिंग कैसे रहेगी। इज दैट क्लियर? तो दैट्स वाई द फेट ऑफ अ कंसर्न इज लिंक्ड विद पर्सनल हेल्थ एंड द लाइफ स्पैन। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, यूजफुल फॉर द स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। ये हमें शुरू से ही पता है कि दिस कंपनी इज़ यूजफुल ओनली फॉर द स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, नॉट फॉर द लार्ज स्केल ऑपरेशंस. Next point, banks and lenders may provide additional resources in finance, but borrowing capacity is determined by capital adequacy. This also limits the capacity to grow. अगर आपके लिए मतलब कैपिटल एडिक्वेसी मतलब जब भी आप कुछ भी बोरो करने जाते हो बच्चे, तो हमारे को अपने एसेट्स को रखवाना पड़ता है गिरवी, दैट मीन्स मॉर्टगेज. तो अगर इतने एसेट्स की वैल्यू ही नहीं है तो आपको लोन्स भी तो लिमिटेड अमाउंट का ही मिलेंगे ना. सो ऑटोमेटिकली अगर लोन्स ही लिमिटेड मिल रहे हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत हाईली इफेक्टेड हो जाएगी. लास्ट पॉइंट, डीमेरिट, इट लैक्स द प्रोफेशनलिज्म इन टेकिंग इफेक्टिव बिजनेस डिसीजंस. एज अ रिजल्ट a lot of favorite business opportunities may be lost. बच्चे इनको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता, प्रोफेशनलिज्म नहीं होती है, तो कई बार ये इफ़ेक्टिव डिसीजंस नहीं ले सकते हैं. एज़ पर अगर हमारा बिजनेस साइकिल्स में कुछ चेंज आ रहा है तो हमारे को प्री इफेक्ट पता लग जाते हैं, बट इन दिस केस दे माइट नॉट बी नोइंग अबाउट द प्री इफेक्ट्स. इज दैट क्लियर? So, बच्चे, you should be clear. This was all about the sole proprietorship. So, dear students, this was all about sole proprietorship. And now we people are going to talk about our next this thing about the unorganized sector, and that is Hindu undivided family. Now, बच्चे, Hindu undivided family is that family that consists of all the persons like descended from a common ancestor. Is that clear? Including the wives and unmarried daughters. It is a paternal lineage. There is grandfather, father, grandchildren. But if we talk about MDH masalas, so MDH masala is a very well known brand. तो उसमें आप वो देखते हो ना, वो जो बहुत बूढ़े से हैं, like basically a Gujarat based company. And even I have some linkage in Rajasthan as well. तो जो महंत जी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, तो he is the owner, right? उनके बाद उनके sons, Hindu undivided family. Clear or not? So you should be remembering this particular point. So grandfather, father, grandchildren, all into one business. So यहाँ पर these three successive generations of an undivided family are known as Hindu undivided family. Is that clear? So आपको क्या पता चला? जहाँ पर generations to generations they are working, right? They are known as the successive generations of undivided family. Clear or not? So बच्चे just try to it. अगर हम कहते हैं ना पुश्तैनी business है ये हमारा, पुश्तैनी business is basically कहाँ से आता है? Hindu undivided family से. Is that clear? So, बच्चे, the definitions of Hindu undivided family includes Jain or Sikh or Buddhist or Parsi, or even if the word Hindu is used in undivided. मतलब Hindu undivided है तो वो सिर्फ Hindus तक नहीं है. It can be including a Jain, it can be including a Sikh, a Buddhist, a Parsi, anyone. इन सब की families भी यहाँ पर include होती हैं. So, Hindu undivided family देखकर ये मत सोचना कि ये सिर्फ Hindus के ऊपर applicable है. No. It is just a name given to this, but it is applicable to any person following any religion, right? A Hindu undivided family cannot be formed by a group of people who do not constitute a family. Very important point. जो लोग आपकी family से बाहर हैं, वो Hindu undivided family का part नहीं होंगे. Is that clear? Membership in the Hindu undivided family does not arise out of contract. ये contract से नहीं होती है, but आपके status से होती है under birth, and that is your birth. birth से ही आप उस कंपनी के co-owner बन जाते हो, आप Hindu undivided family के part बन जाते हो. Is that clear? But the status under Hindu law, the Hindu Succession Act 1956, which is the law, you should remember the name. It is what? The Hindu Succession Act of 1956. Family members are automatically the co-owners and the core practitioners or the parishioners by birth. You should remember, अगर आपने एक कोई अंबानी फैमिली में बर्थ ले लिया तो अंबानी फैमिली के अंदर जो भी रिलायंस ग्रुप की कंपनीज होंगी आप उनके क्या हो? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये जो रूल एंड रेगुलेशन है, यू आर द पार्ट ऑफ दैट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ फ्लक्चुएटिंग बॉडी.
Why are fluctuating? Its size increases with birth of a member and decreases on the death of a member of a family. इसका जो साइज होता है ना बच्चे, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो इसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही एक पर्सन की डेथ होती है तो इसका साइज कम हो जाता है. A Hindu undivided family enjoys a separate entity status under the Income Tax Act 1961. Day-to-day affairs and decisions of Hindu undivided family are handled by the head of the family, और head of the family को हम कर्ता बोलते हैं. What do you call? कर्ता. Now बच्चे, let's see what are the merits. Family members naturally join each other in business. No need for contract or agreement. कोई contract, कोई agreement नहीं होता. फैमिली इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू इंस्टेंट ट्रस्ट. बच्चे, अगर फैमिली मेम्बर्स ही किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं तो ट्रस्ट तो हो गई, क्योंकि आपको आपके ब्रदर पे ट्रस्ट होगा, आपको आपकी सिस्टर पे ट्रस्ट होगा. क्लियर, राइट? एज कम्पेयर विद द सिचुएशन ऑफ पार्टनर्स और स्ट्रेंजर्स. इतना ज़्यादा ट्रस्ट अगर हम लोग कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर है ना, उधर नहीं हो सकता. हम लोगों को अपने पार्टनर पे हमेशा शक बना रहेगा. लेकिन इफ़ अ पर्सन इज़ योर ब्रदर तो यू आर हाईली, द पर्सन इज हाईली ट्रस्टफुल. सो बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, दे टॉयल और वर्क वेरी हार्ड एंड दे स्पेशलाइज इन डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस. और सारे मेम्बर्स अलग अलग फंक्शंस में बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, स्पेशलाइज कर लेते हैं. लाइक अगर 4 people आर देयर तो 1 इज स्पेशलाइज्ड इनटू मार्केटिंग, अदर इज स्पेशलाइज्ड इनटू सेल्स, द थर्ड इज स्पेशलाइज्ड इनटू प्रोडक्शन, फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड इनटू द एसेट्स लाइक मशीनरी वगैरह. सो दिस मीन्स व्हाट, मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं और एक फंक्शन दूसरे के साथ रिलेटेड है, आपको पता है, तभी यहाँ पर बिजनेस एक्सपैंड करेंगे इसी तरीके से ना. बच्चे, हर एक किसी का अपना एक स्किल होगा और उस स्किल के बेसिस पे जब वर्क होगा तो ऑटोमेटिकली वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इट वुड बी डन एंड बिजनेस को ये लोग बहुत ऊंचा लेकर जाएंगे. बच्चे, इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, prevalence of mutual trust and informality of communication makes decision making quick. Do remember, यहाँ पे decision making बहुत quick होती है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई formality नहीं है. आप लोग कहीं पे भी बैठकर, घर पर भी बैठकर अपना बिजनेस डिस्कस कर सकते हो, अपने बिजनेस प्लेस पे भी बैठकर अपना बिजनेस डिस्कस कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपेंशन इज ईजियर. आप लोग बिजनेस एक्सपेंड बहुत ज़्यादा कर सकते हो. द कॉमन पूल ऑफ कैपिटल में बी यूटिलाइज्ड टू डाइवर्सिफाई बिजनेस इन सिंक. मतलब आप लोग यहाँ पे अपने बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो. लाइक इफ़ यू आर ओइंग अ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अब आप सोचते हो यार हम लोग कुछ प्रोडक्शन का बिजनेस भी कर लें, इज़ दैट क्लियर? या अगर हम लोग यहाँ पर ऑयल सीड्स का बिजनेस कर लें तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशंस को लीड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर. फर्म एक ही रहेगी लेकिन बहुत तरह के अलग अलग बिजनेसेस करोगे, जिससे कि ग्रोथ हो जाएगी उस फैमिली की एंड योर फैमिली विल हैव अ बिग नेम. नाउ बच्चे, लेट्स सी व्हाट आर द डीमेरिट्स हियर. ओनरशिप ऑफ फैमिली बिजनेस अराइजेज बाय मेयर बर्थ. आपको ऐसी ओनरशिप नहीं मिलती किसी भी फैमिली बिजनेस में, वो सिर्फ किससे आती है? बर्थ से आती है. दिस कैन समटाइम्स बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द आउटसाइडर्स. हायर्ड मैनेजर्स हु हैव बिल्ड द बिजनेस, जिन्होंने जिन्होंने बहुत मेहनत कर कर बिजनेस को खड़ा किया है, आपके मैनेजर्स हैं, आपके और सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उनको भी अपने से कई बार तो छोटी एज के लोगों को हायर पोजीशन पे देखते हुए, क्योंकि उनको बाय फैमिली, अब जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट अंबानीज़ की बात ले लीजिए, तो अंबानी मुकेश अंबानी के 3 बच्चे, नाउ दे आर इनटू द बिजनेस ओनली. एंड हाउ डिड दे कम टू दिस बिजनेस? बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इज दैट क्लियर? दे आर ऑन द टॉप पोजिशंस. इज दैट क्लियर? सो दिस मीन्स जो हायर्ड मैनेजर्स होते हैं एट टाइम्स उनके अंदर थोड़ा सा अनरेस्ट आ जाता है. क्लियर? ड्यू टू अनडिवाइडेड लायबिलिटी इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, द ओनर और कर्ता. बच्चे, अगर बाय चांस लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर सिर्फ कर्ता के ऊपर ही भार आएगा, जो हेड है. इज दैट क्लियर? उसी को सारे के सारे डेप्ट को बियर करना पड़ेगा. द लायबिलिटी ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ दिस शेयर ओनली. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्डन आएगा वो किसके ऊपर आएगा? कर्ता के ऊपर. And there is uncertainty as to the fate of Hindu undivided family as on going concern. Only a few family businesses last beyond the 3rd generation. बच्चे, अब बहुत ज़्यादा लंबा लिंगर ऑन नहीं होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि यहाँ पर फाइट्स
एग्जैक्टली बिजनेस फाइट्स हो जाती हैं, या यहाँ पर हमारी और फैमिली के अंदर कोई फाइट्स वगैरह हो जाती हैं, फैमिली के अंदर अपने अंदर अनरेस्ट हो जाता है, तो दैट्स वाई ऑल दीज पीपल टुगेदर कैन नॉट वर्क हार्ड. एग्जैक्टली दैट्स वाई दे टेंड टू डिवाइड. तो जो फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है वो मैक्सिमम 3 जनरेशन्स तक ही मूव करता है, नॉट मोर देन दैट. दैट मीन्स ग्रैंडफादर, फादर एंड देयर सन्स, नॉट फ्रॉम द सन्स के आगे सन्स तक ये बिजनेस बहुत मुश्किल से जाता है. आई होप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज परफेक्टली क्लियर. नाउ वी मूव अहेड स्टूडेंट्स, वी मूव अहेड टुवर्ड्स द पार्टनरशिप. But whenever I talk about a partnership, now you should be remembering this thing. Partnership is a relationship between 2 or more persons who agree to share the profits of a business. The parties who come in contact by a contractual co-ownership, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर कर एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं. इज दैट क्लियर? कलेक्टिवली, इंडिविजुअली इनको पार्टनर बोलते हैं और कलेक्टिवली वी कॉल देम अ फर्म. In India, the Partnership Act 1932 provides the legal framework relating to the partnership firms. Let's see. There is a contractual co-ownership of India. Hence, a valid agreement under the partnership deed is a must for partnership. आप लोगों को पता है कि आप लोग 4 या 5 लोग हैं, या मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एक कंपनी के अंदर, नॉट मोर देन दैट. इज दैट क्लियर? एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर मैक्सिमम देयर कैन बी पर्टिकुलरली 50 मेंबर्स. इज दैट क्लियर? इट इज़ बाय द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. यहाँ पर 100 गिवन है बट 100 इज़ नॉट राइट, इट शुड बी 50. क्लियर? सो मैक्सिमम यू शुड बी रिमेंबर. तो ये जो भी है यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड आप लोग बना रहे हो, या तो वो वर्बल होगी या रिटन, लेकिन आजकल ज़्यादा फोकस हमें रिटन डीड्स के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोग वर्बल्स कैसे याद रखेंगे. तो इट इज़ पर्टिकुलरली द रिटन डीड शुड बी देयर अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप ऑफ बिजनेस कर रहे हो तो. Maximum number of members in the case of partnership firm should not be more than 100. Actually, it should not be more than 50 as per the Companies Act 2013. Partnership cannot be formed for non-business purpose. Partnership कभी भी non-business purpose के लिए नहीं करी जाती है. The word business includes every trade, occupation and profession. Right? अब business के अंदर trade भी आ जाता है, कोई भी occupation भी आ सकता है और profession भी आ सकता है. Ownership is not easily transferable. बच्चे ownership transferable नहीं है. A new partner can be admitted only if all the partners have a consent. अगर आप लोग ओनरशिप कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होगी. एग्जैक्टली इन योर केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको आपका शेयर दे दिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपके बेटे को यहाँ पर वो ओनरशिप मिल जाएगी. नो, आपका बेटे को एक शेयर होल्डर बनाया जाएगा ओनली अगर सारे बाकी पार्टनर्स जो हैं वो विलिंग है. इज दैट क्लियर? लेट्स सी द मेरिट्स नाउ. व्हाट इज द मेरिट हियर? Even the artificial persons, example a company, can be admitted as a partner. It may not necessary to have any natural person. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक natural person ही होना चाहिए. Remember, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में natural persons थे, लेकिन यहाँ पर natural person की ज़रूरत नहीं है. इवन कोई कंपनी को भी हम एक पार्टनर बना सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन को. Partnership form allows raising of funds beyond the resources of an individual और sole proprietorship. यहाँ पर हम और भी funds को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं. कहाँ से लेकर आएंगे? By pooling of capital. Is that clear? As well as access to capital through bank finance. यहाँ पे सारे partners अपना पैसा pool in कर सकते हैं और इतना ही नहीं, यहाँ पर access to bank finance भी हो सकता है. Next is देयर इज़ पूलिंग ऑफ रिस्क इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. बच्चे अब यहाँ पर क्या था, वहाँ पर तो मेन अगर हम लोग बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता के ऊपर सारी लायबिलिटी आती थी. सोल प्रॉपराइटरशिप में जो बिजनेसमैन है और जो सोल प्रॉपराइटर है उसके ऊपर आ रही थी. लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट भी बियर करेंगे और इक्वली लॉसेस को भी बियर करेंगे. इज दैट क्लियर? राइट? And you should remember that partnership also operates on mutual agency principle. One for each other and for all. आपको इकट्ठे खड़ा होना है. यहाँ पर हमारे को कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करना है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना. That
दिस शोज दैट हमारे को कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करना है, हमारे को इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना. हमें वो ही काम करना है जो कॉमन इंटरेस्ट है और जो हमारा इंटरेस्ट फर्म के लिए है. इज दैट क्लियर? इंडिविजुअली यू कैन नॉट वर्क. यू आर नॉट वर्किंग एज एन इंडिविजुअल नाउ, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म है. तो यू शुड बी वर्किंग फॉर द कलेक्टिव एफर्ट, फॉर द कॉमन एफर्ट, एंड दैट इज फॉर द कंपनी, फॉर द फर्म. इज दैट क्लियर? लेट्स सी द मेरिट्स. बच्चे, when I talk about the merits, demerits here, so सबसे बड़ा demerit क्या होता है? It involves unlimited liability on the partners. Hence, if the firm assets are not sufficient to meet its liability, partner के जो personal assets होंगे ना, वो भी यहाँ पर use करने पड़ेंगे to settle the liabilities. Due to a mutual agency principle, one partner's misdeeds can impact all the partners and also can affect the fate of the firm. अगर बच्चे सपोज करो कि 5 पार्टनर्स हैं और उसमें से एक का मन थोड़ा सा लाइक पर्टिकुलरली नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो सारे लूप होल्स दूसरी कंपनी वालों को बता रहा है, तो इसका तो ब्रंट पूरी की पूरी फर्म को, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को बियर करना पड़ेगा. इजंट इट? राइट? ही इज़ बीइंग बेईमान. अगर वो बेईमान हो रहा है और वो सारी की सारी लूप होल्स दूसरी कंपनी को बता रहा है, तो आपकी कंपनी के तो सारे प्रोडक्ट ही लीक हो रहे हैं. इज दैट क्लियर? सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है. तो यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है, जो ब्रंट है, वो हैव टू बी बोर्न बाय द होल ऑफ द कंपनी. And any partner may serve as a notice of severance to the firm and the partnership comes to an end. और अगर कोई भी पार्टनर कंपनी में अब नहीं रहना चाहता है, हमारी पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना चाहता है, तो वो एक नोटिस दे देता है और जिसके कारण से वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है. राइट? तब वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता. हाँ, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस, देयर आर इश्यूज रिलेटिंग टू द सेवरेंस कॉस्ट, लॉस ऑफ मोमेंटम, कॉम्पिटिटिव बिजनेस बाय आउटगोइंग पार्टनर्स, तब ये लोग इकट्ठे मिलकर अलग से एक नई कंपनी शुरू कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म विद द अथॉरिटी प्रोवाइड सर्टेन एडवांटेजेस, लेकिन यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है ही नहीं है. सो पार्टनरशिप इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ unorganized or unregulated sector. I hope partnership is perfectly clear. Now let's talk about the limited liability partnership. When I talk about the limited liability partnership, बच्चे you should remember, ये एक organized sector का part है. Is that clear? So limited liability partnership is a form of partnership where the liability of some of all the partners is limited. हर एक के पास एक limited share है. It contributes the advantages of partnerships and the corporate entities. Is that clear? इसमें partnership का भी advantage है और corporate entities का भी advantage है. In India, the Limited Liability Partnership Act 2008 provides a legal framework relating to LLPs. Upon the incorporation, LLP becomes a separate legal entity. एक लीगल एंटिटी बन जाती है, एक कंपनी का नाम हो जाता है, एक आइडेंटिटी हो जाती है और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. इज दैट क्लियर? राइट? LLP has a life of its own, similar to the perpetual succession of a company. Is that clear? So you should be remembering, इसकी अपनी एक life होती है and it is something similar to the succession of a company. You should be remembering what is a perpetual succession of a company. It means that अगर suppose करो कि कोई भी एक जो partner है, अगर उसकी death हो जाती है, तो वो company के functions वैसे ही चलते रहेंगे. कोई भी एक यहाँ पर कुछ bankruptcy हो जाती है, तो भी वो company बंद नहीं होती है. Company keeps on moving. So that's why in the same manner LLP has a life of its span and it is similar to the perpetual succession of a company. Let's see the merits बच्चे. Even the artificial persons like a company can be admitted as a partner. मतलब यहाँ पर कोई भी artificial person को भी हम as a partner add up कर सकते हैं. It is not necessary कि हमारे को सिर्फ natural persons partner के form में चाहिए. LLP form allows raising of funds beyond the resources of an individual, sole proprietor, and there is better pooling of capital as well as access to capital through bank finance. अब यहाँ पर बैंक फाइनेंस के थ्रू भी पैसा इज easily available, right? Now there is a pooling of risk in terms of profit. Again बच्चे, किसी भी पार्टनरशिप फर्म की तरह यहाँ पर भी क्या है? pooling of risk था प्रॉफिट और लॉस के अंदर. There is no personal liability of a partner except in the case of fraud. अगर कोई भी यहाँ पर fraud करता है तो then it is a liability of a partner. And until there is no personal liability of a partner. This removes a major limitation of a traditional partnership. अब क्योंकि
यहाँ पर अगर फ्रॉड होता है तो आप लायबल हो, आप ही को ये सारा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रॉड नहीं हुआ है, वैसे नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज देयर। रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP विद द रजिस्ट्रार ऑफ LLPs इज़ कंपल्सरी। हमारे को अपनी कंपनी जो LLP है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो LLP इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड सेक्टर। बच्चे अभी हमने पहले किया था कि जो पार्टनरशिप होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर एक लीगलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक लीगलाइज्ड रजिस्ट्रेशन है। दैट्स वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट द organized sector, regulated sector. Due to the separate legal entity status, there is no uncertainty of the firm's existence on the going concern. किसी भी मैटर के ऊपर the firm is there, operational, तो कोई भी uncertainty के अंदर existence of firm cannot be affected. There is no limit on the maximum numbers. बच्चे ऐसे नहीं हो सकता कि फ्रॉड करा और ये लोग भाग गए। फ्रॉड कर भागना कहाँ पे पॉसिबल है? पार्टनरशिप में, पर यहाँ पर नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये फर्म एक रजिस्टर्ड फर्म है। देयर इज़ मोर स्कोप ऑफ बिजनेस एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स हेयर। एंड यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स। बहुत ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ बच्चे लेट्स सी व्हाट आर पर्टिकुलरली द one more point is left for the merits. Now बच्चे just try to understand every partner of LLP is only an agent. यहाँ पर सिर्फ वो एजेंट है। तो अगर कोई एक पार्टनर ने डिसीजन लिया है तो वो आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेबल होगा। अगर एक पार्टनर ने फ्रॉड किया है तो ही विल हैव टू बियर द होल पोर्शन, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। इज़ दैट क्लियर? सो दैट्स वाई यहाँ पर फ्रीडम भी है फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। लेट्स सी द डीमेरिट. Unlike the traditional partnership, there is more regulatory compliance like annual filings, etc. for the LLPs. Designated partners should ensure some compliances. In comparison with the companies, the compliances are fewer and simpler. बच्चे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क है, एनुअल फाइलिंग्स हैं। सो ये बहुत ज़्यादा काम है जो इन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि पार्टनर्स भी तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हर किसी को अपनी फाइलिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं। एंड देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग कंप्लायंस, लाइक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इनकर होती है। लाइक देयर इज़ अ हैवी लेट फाइलिंग फ़ीस। अगर आप टाइम से अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करते हो तो आपके ऊपर बहुत पेनल्टीज़ लगेंगी। GST रिटर्न्स नहीं करते हो या प्रॉपर अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हो तो भी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स अचीव हो सकती हैं। सो व्हेन इतने सारे लोग होते हैं और इतने सारे लोगों को अपनी लिस्टिंग्स करनी है, देन एट टाइम्स इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। Clear? So I hope this point is perfectly clear to you regarding the limited liability partnership. Now बच्चे let's see some of the differences between a sole proprietorship and the partnership. बच्चे you should be knowing that members sole proprietorship only one man show, जबकि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम तो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। हमारे को कोई भी एग्रीमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंडर द सोल प्रॉपराइटरशिप, बिकॉज वही बिजनेसमैन है, वही फर्म है, वही यहाँ पर अपना वर्क खुद ही कर रहा है। नेक्स्ट अंडर द पार्टनरशिप, क्योंकि ही इज़ जस्ट अ सिंगल मैन, ना सिंगल मैन शो है। लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि 2 पीपल और मोर देन 2 और इवन 50, मैक्सिमम 50, तो दैट्स वाई एग्रीमेंट इज़ नेसेसरी। कॉन्ट्रीब्यूटेड जो भी कैपिटल होता है सोल प्रॉपराइटरशिप में, इट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, लेकिन पार्टनरशिप में द कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन, नो प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन इन अ सोल प्रॉपराइटरशिप, लेकिन यहाँ पर इट इज़ पर्टिकुलरली डिज़ायरेबल अंडर द पार्टनरशिप। बच्चे वेन एवर आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट सोल प्रॉपराइटरशिप में किसके पास होगी? द वन हु इज़ द ओनर, बिकॉज वही ओनर है, वही फर्म है, वही बिजनेसमैन है, वन मैन शो है। लेकिन when I talk about the management under the partnership, it lies with the partners. Secrecy very easy to maintain under the sole partnership, लेकिन बच्चे just see to it, partnership sole proprietorship में तो it is very easy to maintain secrecy। क्यों? क्योंकि आप अकेले ही तो हो, आपके लूप होल्स कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, कोई भी लीकेज नहीं हो रही है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर बच्चे बहुत सारे आपके पार्टनर्स हैं, यू नेवर नो कौन सा पार्टनर किस समय आपके लूप होल्स को दूसरी कंपनी को दे दे, कैन गो फॉर द सम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज रिस्क। कोई भी सोल प्रॉपराइटरशिप होता है वहाँ पे द रिस्क इज एंटायरली बोर्न बाय द ओनर, लेकिन पार्टनरशिप में द
Risk is involved and shared by all the partners. Whenever I talk about the continuity in a sole proprietorship, depends on the life of an owner only. लेकिन पार्टनरशिप के अंदर it depends upon the mutual trust and the continuity among the partners, right? Scale of operations generally sole proprietorship का small होता है और partnership का large भी हो सकता है. Now, we have a difference between a partnership firm and LLP. बच्चे regulating law की बात करते हैं. It is governed by Indian Partnership Act 1932, जबकि LLP is governed by the Limited Liability Partnership Act 2008. Do remember, body corporate partnership is not a body corporate. ये एक unregulated sector का part है, right? लेकिन अगर LLP की बात करते हैं, it's a body corporate. Separate legal entity, it has no separate legal entity, but LLP has a separate legal entity. Perpetual succession, you know it very well. Partnership के अंदर कोई भी perpetual succession नहीं है. The death, insolvency or unsoundedness of its members may affect its existence, right? लेकिन perpetual succession, I told you about perpetual succession ना, मतलब continuity को रखना business की even after your death और even after bankruptcy और any भी कोई भी problem हो जाएगी तो भी आपकी वहाँ पर continuation रहेगी. So it has perpetual succession. The death, insolvency or unsoundedness of its members does not affect its existence. Members can come and go, but LLP goes forever, right? Liability of partners. But a liability of partner is unlimited. Partners are severely and jointly liable for the actions of other partners, and the firm and liability extend to their personal assets also. बच्चे लेकिन यहाँ पर LLP के अंदर it is limited to the extent to their contribution towards the LLP, except in the case of intentional fraud or wrongful act of omission or commission by the partner. और अगर कोई fraudulent practice है, then आप ही को bear करना पड़ेगा being a partner. Clear? Registration. Registration is optional, but registration is compulsory by law. Creation. It is created by agreement, but this is created by law. LLP is always created by law. But let's see to it. It need not have designated partners. But when I talk about, it must have at least 2 individuals as designated partners, of whom at least one should be the resident of India. Each designated partner is required to have DPIN before appointment. Right? Now, let's see digital signature. There is no requirement. But what is designated partners? Designated partners का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने इनको रोल असाइन कर दिया है, तो दे आर पर्टिकुलरली जस्ट वर्किंग. कोई भी इन्होंने फाइलिंग्स करनी है, कोई भी कुछ करना है, दैट इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पीपल. इज़ दैट क्लियर? लेकिन ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हमारे को पार्टनरशिप में नहीं मिलते हैं, बट बाय लॉ LLP के अंदर हमारे को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखने पड़ते हैं. Digital signature, there is no requirement of obtaining a digital signature here, but at least one designated partner must have the digital signature since e-forms are filed electronically. Is that clear? क्योंकि कई forms करनी है, कुछ filings करनी है, तो at least one designated partner के यहाँ पर e-signatures की ज़रूरत पड़ सकती है. Liability of partner for the legal compliance. बच्चे all the partners are liable for legal compliance. But only the designated partners are liable for the legal compliance. Is that clear? So अगर कोई भी legal problems हो जाती हैं या कुछ भी problem हो जाता है तो सारे के सारे partners are liable for it under the partnership. But यहाँ पर LLP के अंदर only the designated partners को हम लोगों को यहाँ पर designated means जिसको हम लोगों ने कोई role assign किया गया है, they are liable for the legal compliance. But let's move ahead. Let's check it out. Name of the entity. It can have any name as per the choice. आपको पता है कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो वो कोई भी नाम रख सकती है अपनी चॉइस का. लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पर नेम की बात करते हैं फॉर LLP, तो LLP उनके साथ सफिक्स में होना चाहिए. इज दैट क्लियर? जैसे कुछ प्राइवेट लिमिटेड लाइक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इस तरह से नेम के साथ लगा होना चाहिए LLP. म्यूचुअल एजेंसी. बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है जहाँ पर लायबिलिटी
is resting. Is that clear? आपको पता है पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स, इसीलिए वहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट अ म्यूचुअल एजेंसी फॉर एलएलपी, तो पार्टनर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ एलएलपी ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स. तो इसीलिए यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है. इज दैट क्लियर? Admission of minor. Minor can be admitted to the benefits of partnership as per in the agreement. लेकिन minor cannot be admitted to the benefits of LLP. You should remember that. Can foreign national become a partner? Foreign national cannot become a partner in the partnership firm in India. But foreign national can become a partner in the LLP. अभी हमने पीछे देखा था ना, we should be having at least one Indian in the party, 2 Indians in the party, then a foreign member can be there. Number of members minimum 2 and maximum 50. यहाँ पर minimum 2 but there is no limit on the maximum number of partners. बच्चे you should also be remembering here whistle blowing. बच्चे do you know what is whistle blowing? अगर कोई भी एक पार्टनर कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है, एक दूसरे को पास कर देता है, that is whistle blowing. So यहाँ पर provision has been made to provide protection to the employees and partners, providing useful information during an investigation or convincing any partner or the firm. Let's move annual filing with the registrar. No return is required to be filed with the registrar of a firm, but annual statement of accounts, statement of solvency, annual return is required to be filed with the registrar of LLP every year.